हेलो एवरीवन। आज मैं व्याकरण का एक नया विषय आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ, वाक्य विचार। प्रीवियस कक्षाओं में आपने वाक्य और उनके भेद भली भांति पढ़े होंगे, आप जानते हैं। परंतु अब चूंकि क्लास आपकी बड़ी हो गई है, कक्षा 9 में आ गए हैं, जैसा मैंने पहली ही क्लास में कहा था, अब आप साहित्यिक हिंदी पढ़ेंगे। माना कि परिभाषाएं वही रहती हैं, परंतु रूप थोड़ा व्यापक हो जाता है। तो आज का हमारा विषय है वाक्य रचना अर्थ की दृष्टि से। परंतु वाक्य रचना जानने से पूर्व हमें सबसे पहले वाक्य को जान लेना आवश्यक है कि वाक्य है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं आपसे बातचीत कर रही हूं, आप मुझसे बातचीत करते हैं, तो हम इसमें शब्दों का सहारा लेते हैं, ध्वनियों का सहारा लेते हैं और फिर उन शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को, चूंकि सामाजिक प्राणी है मनुष्य, और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते दूसरे लोगों से, समाज में रहने वाले दूसरे लोगों से हमें अपनी भावनाएं व्यक्त करने का माध्यम हमारी भाषा होती है, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं। तो वाक्य की परिभाषा जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे वर्ण क्या है, क्योंकि वर्ण नहीं जानेंगे तो शब्द तक नहीं पहुंचेंगे, शब्द नहीं जानेंगे तो वाक्य तक नहीं पहुंचेंगे। वर्ण वह छोटी ध्वनि है जिसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। स्वर और व्यंजन नाम से हम उन्हें जानते हैं, अ आ इ ई क ख ग घ आदि। इसके बाद आता है शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, शब्द कहते हैं। जैसे कमल कमल, रमन रमन। यदि हम इनको आगे पीछे करके लगाएंगे, मलन तो नहीं हो सकता, मलिन तो हो सकता है, लेकिन यदि हम इनके वर्ण को आगे पीछे करके लगाएंगे तो वो सही अर्थ स्पष्ट नहीं करेंगे, इसलिए वह शब्द कहलाने योग्य नहीं होंगे, क्योंकि एक निश्चित अर्थ वो हमें बता नहीं रहे हैं। बीच में एक शब्द आता है जब हम व्याकरण पढ़ते हैं, पद। वह जान लेना भी आवश्यक है, पद क्या है। पद शब्द को ही कहते हैं। शब्द जब तक स्वतंत्र रहता है वह शब्द कहलाता है, और वही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वह पद कहलाता है। अब आप भूलेंगे नहीं। वाक्य की परिभाषा पर आ जाती हूं, क्योंकि शब्द तक हम पहुंच गए हैं। शब्द के बाद वाक्य है, पद मैंने बीच में बता दिया है पद क्या होता है। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव प्रकट किए जाते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो एक सही निश्चित पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। जैसे वसंत ऋतु के आते ही धरा खिल उठती है, फूल खिल उठते हैं, फैक्ट्रियां अधिक लगने के कारण प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है। अब इन दोनों वाक्यों में सही क्रम में शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक व्यवस्थित रूप में, इसीलिए ये पूरा सही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए ये वाक्य है। इसके बाद आवश्यक हो जाता है कि वाक्य के घटक या अंग क्या है। वाक्य के घटक या अंग वाक्य में दो होते हैं। पहला है उद्देश्य
और दूसरा है विधेय। उद्देश्य की जहां तक बात आती है उसमें कार्य को करने वाला यानी वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार अथवा जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा गया है, बताया गया है, उसी को उद्देश्य कहते हैं। मुख्य रूप से वाक्य में कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य माना जाता है। मोहन विद्यालय जाता है, इसमें उद्देश्य मोहन अर्थात कार्य को करने वाला, और विद्यालय जाता है ये विधेय होगा। आगे दूसरा पॉइंट हमारा आता है विधेय। विधेय क्या है? वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के विषय में जो भी बताया जाए, कहा जाए, वह विधेय कहलाता है। साधारण रूप से, सामान्य रूप से यदि हम जाने तो कर्ता उद्देश्य होता है और क्रिया विधेय होती है। कुछ और मैं आपको वाक्य पढ़कर बता देती हूं। शीला गाना गा रही है, लता गाना गा रही है। इन दोनों वाक्यों में शीला और लता क्रमशः उद्देश्य हैं और गा रही है विधेय है। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे, इसमें महात्मा गांधी उद्देश्य है, प्रिय नेता थे विधेय है। अब आप इन दो बातों को भली भांति समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाक्य के तत्व क्या हैं, क्योंकि यदि हम वाक्य के तत्वों के बारे में नहीं जानेंगे, हमें नहीं पता होगा, तो हम वाक्य रचना नहीं सीख सकते। वाक्य के तत्व वाक्यों से भाव विचारों की भली भांति अभिव्यक्ति करते हैं और इसी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक कंप्लीट वाक्य में, कंप्लीट सेंटेंस में 6 गुण होने परम आवश्यक हैं, जिनमें पहला है सार्थकता, दूसरा है आकांक्षा, तीसरा है योग्यता, चौथा है निकटता, पांचवा है पदक्रम और छठा है अन्वय। अब मैं इनको बारी बारी से एक एक को एक्सप्लेन कर देती हूं। पहला है सार्थकता। वाक्य की जब रचना की जाती है तो उसके लिए हमें सार्थक शब्द समूह का चुनाव करना पड़ता है, यानी वाक्य की रचना सार्थक शब्द समूह के द्वारा की जाती है ताकि वाक्य से एक उचित पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त हो सके। जैसे प्रातः होते ही पक्षी कलरव करने लगते हैं या करने लगे, पूरा पता चल रहा है हमें, पक्षी कलरव करने, चहचहाट, पक्षियों की चहचहाट शुरू हो जाती है। दूसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ मैं पहले भी आपको स्पष्ट कर चुकी हूं, यानी इच्छा, आवश्यकता। किसी वाक्य में एक पद को सुनकर अन्य आवश्यक पद को सुनने या जानने की जो प्रबल उत्कंठा जागृत होती है या प्रकट होती है, उसे आकांक्षा कहते हैं। अरे तुम जरा छोड़ दिया, अब सुनने वाला ये वेट कर रहा, क्या जरा के बाद क्या क्या कहना चाहते हैं आप, बड़ा पॉज ले लिया, मार्केट चले जाओ, सेंटेंस पूरा हो गया। तो इस तरह से हम ये स्पष्ट करते हैं कि वाक्य के कुछ शब्द सुनने के बाद, एक शब्द सुनने के बाद उसे पूरा जानने की आकांक्षा जागृत हो, प्रकट होती है, प्रबल इच्छा जागृत होती है, तो उसे आकांक्षा कहते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी वाक्य जब हम अधूरा बोलकर छोड़ देते हैं तो सामने वाला, सुनने वाला, जो हमारा श्रोता है, वो जानने की इच्छा रखता है, उसकी प्रबल इच्छा होती है आगे बोला क्या है क्या। नेक्स्ट है योग्यता। योग्यता बड़ा अहम रोल होता है योग्यता का। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द या पद मैंने पद की परिभाषा आपको स्पष्ट की थी, प्रसंग के अनुरूप अर्थ प्रदान करता है, उसे ही योग्यता कहते हैं। जैसे किसान
कुदाल से खेत जोतता है या हल से खेत जोतता है। इस वाक्य में यदि हम इसे कुदाल से कहेंगे, कुदाल छोटा होता है, तो वाक्य पूरा लगता है? नहीं, अधूरा लगता है। पर दूसरा, जैसे मैंने बोला, किसान हल से खेत जोतता है, तो ये वाक्य यहां पूरा, ये पूरा योग्यता है, इसमें पूरा अर्थ स्पष्ट कर रहा है। यानी कौन शब्द कहां क्या अर्थ प्रकट करता है, उसको हमें उसी प्रकार से वाक्य में प्रयोग करना है, तभी वाक्य पूर्ण रूप से योग्य अर्थात सार्थक होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है निकटता। बोलने में भी लिखने में भी निकटता की अभीष्ट आवश्यकता होती है। वाक्य के किसी भी शब्द को बोलते या लिखते समय अन्य शब्दों में परस्पर निकटता होना आवश्यक है। यदि निकटता का अभाव होगा तो शब्द पूर्ण अभीष्ट अर्थ प्रदान नहीं करेंगे। जैसे गाय डैश, घास डैश चल रही है। अब बीच में पढ़ने वाले को, सुनने वाले को तो ये लग रहा है कि कुछ और भी है बीच में, पढ़ने वाले को तो डेफिनेटली यही लगेगा कि इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और बोलने में गायें, फिर सोकर जग गए, घास चल रही है। तो इस प्रकार से हमें जब हम वाक्य बोलें या लिखें तो हमें परस्पर निकटता का ध्यान रखना आवश्यक है, तभी हमारा वाक्य पूर्ण अर्थ प्रकट करेगा और सार्थक भी सिद्ध होगा। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है पद क्रम। पद यानी शब्दों का क्रम। पद क्रम की यदि हम दृष्टि से देखें तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक निश्चित क्रम रखा जाता है। कर्ता, कर्म, फिर क्रिया आती है, ताकि वह वाक्य उचित वांछित अर्थ प्रकट कर सके, और इसी क्रम को पदक्रम कहते हैं। यदि हम इन पदों के क्रम को आगे पीछे कर दें तो वो सही अर्थ प्रकट नहीं करेंगे। पटरी रेलगाड़ी पर दौड़ती है। पटरी कभी दौड़ती देखी है रेलगाड़ी पर? रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है छात्रों को रहे पढ़ा अध्यापक? इज नॉट करेक्ट। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ये वाक्य सही होगा। तो यानी हमें पद क्रम का निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए और तभी हमारा वाक्य पूर्ण सही अर्थ प्रकट करेगा और सार्थक भी होगा। अंतिम है अन्वय। अन्वय वाक्य अनेक शब्दों अर्थात पदों के का व्यवस्थित संयोग, संयुक्त रूप या मेल हमें दिखाई देता है, और वाक्य में प्रयुक्त पदों का लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि सभी के साथ यथोचित सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, उन्हीं के अनुसार लिखना चाहिए। यदि इसका अभाव होगा, उसकी जानकारी नहीं होगी, तो ना तो वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से सही होगा और ना ही वो सही अर्थ प्रकट करेगा। तो यानी बेकार, निरर्थक हो गया वो वाक्य। तो जैसे धोबी कपड़े धोती है, राजन चाय खाती है, रीमा रोटी पीता है। बताइए क्या ये सही है? नहीं। पहला वाक्य मैंने बोला था धोबी कपड़े धोती है, तो उसे हम सही बनाएंगे धोबी कपड़े धोता है। राजन चाय पीता है, रीमा रोटी खाती है। यानी हमने ये क्रिया के शब्द बदल दिए और वाक्य निरर्थक हो गए, उनका कोई अर्थ ही नहीं स्पष्ट हो रहा है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि वाक्यों में अन्वय का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। इसके बाद आता है वाक्यों का वर्गीकरण। यस,
वाक्य के भेद जब हम देखते हैं तो वाक्यों के वर्गीकरण के मुख्यतः दो आधार, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। और अर्थ के आधार पर हमारे कक्षा 9 में हम स्टडी करेंगे और रचना के आधार पर कक्षा 10 में हम पढ़ते हैं। तो पहला हमारा है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य में कोई सूचना दी जा रही है या वाक्य नकारात्मक भाव प्रकट करता है या कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, विस्मय प्रकट कर रहा है, काम करने का आदेश दिया जा रहा है, इच्छा प्रकट की जा रही है, इस तरह के भाव जिन वाक्यों में प्रकट होते हैं उन्हें ही अर्थ के आधार पर, यानी कोई भी जब अर्थ प्रकट करते हैं तो वो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कहलाते हैं। और इसी आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के 8 प्रकार होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, सिंपल सेंटेंस भी होते हैं। दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा आज्ञावाचक वाक्य जिसमें आदेश दिया जाता है। चौथा संदेहवाचक जिसमें डाउट होता है, संदेह होता है, शायद ये काम हुआ कि नहीं हुआ। नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, निषेधात्मक वाक्य भी इनको बोलते हैं। इच्छावाचक जिसमें इच्छा प्रकट की गई हो, ईश्वर तुम्हें चिरायु करे, दीर्घायु करे। विस्मयवाचक जिसमें विस्मय, आश्चर्य प्रकट किया गया हो, ओह बड़ा बुरा हुआ, इतना बड़ा सांप, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा, भाव अलग अलग हैं, छी कितना गंदा। और संकेतवाचक, संकेतवाचक में जब हम कोई शर्त रख देते हैं, यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी हो जाती। इन शॉर्ट मैंने इन शब्दों के हिसाब से भेद को आपको स्पष्ट किया है और मैं विस्तृत रूप से आपको इनकी परिभाषाएं बता देती हूं। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती है अथवा इस प्रकार सामान्य कथन जिसमें अभिव्यक्त किया जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे मैंने नकारात्मक और निषेधवाचक बताया है तो इनको सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण, पक्षी घोंसलों से उड़ चुके हैं। कविता ने पाठ याद कर लिया है। नदी में बाढ़ आई है। विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रोहित ने नया मकान खरीदा। सिंपल सेंटेंस हैं सारे, इसलिए ये विधानवाचक के अंतर्गत आते हैं। हम इन्हीं को लेकर चलेंगे आगे भी। निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य में नहीं यानी क्रिया के न होने का भाव प्रकट होता है, इसीलिए उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इनकी पहचान न या नहीं देखकर की जाती है। सेंटेंस था, पक्षी घोंसलों से उड़ चुके हैं। पक्षी घोंसलों से नहीं उड़े हैं। उड़ चुके हैं नहीं कहेंगे, नहीं उड़े हैं। कविता ने पाठ याद नहीं किया है। नदी में बाढ़ नहीं आई है। रोहन धूप में न निकलना थोड़ा सा बदल दिया उनको, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ। ये निषेधवाचक वाक्य नहीं का यहां संकेत हमें मिल रहा है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, बहुत सरल है, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। तुम कहां रहते हो? तुम विद्यालय कब जाओगे? तुम क्या काम करते हो? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? तरह तरह के प्रश्न जिसमें पूछे जाते हैं वही प्रश्नवाचक वाक्य होता है। कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन, दरवाजे पर कौन आया है, यह सब प्रश्नवाचक वाक्यों में आते हैं। ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है? रमा कब आई? तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? कल तुमने क्या क्या खाया था? रोहित किसकी राह देख रहा है? आदि आदि। मैं समझती हूं कि आप भली भांति इन वाक्यों को, सबसे आसान होते हैं नकारात्मक वाक्य, विधानवाचक भी, वैसे तो सारे ही आसान हैं यदि हम समझ लें।
व्याकरण को कभी भी रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। और जब हम व्याकरण को समझ लेते हैं तो वह हमारे लिए सरल हो जाती है। नेक्स्ट है आज्ञावाचक, जिसमें आदेश दिया जाता है। ऐसा वाक्य कि जिसमें आज्ञा या अनुमति लेने देने का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक भी है। जैसे मैंने नकारात्मक का निषेधवाचक बताया, सकारात्मक का विधानवाचक बताया, तो ऐसे आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी इनको कहते हैं। किताब के पेज मत फाड़ो। किसले? रमन, अब पढ़ने बैठ जाओ। दीवारों को साफ कर दो। और यदि मैं कहूं दीवारों को गंदा मत करो, तो ये निषेधात्मक में आ गया। दीवारों को साफ करो, मैंने आदेश दे दिया। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, आदेश दिया है। इच्छावाचक, जब हम किसी के प्रति अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं। जिन वाक्यों में बोलने वाले यानी वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि प्रकट होते हैं या जिनका संकेत मिलता है या ये भाव प्रकट होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें। आपके जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयां। काश इस समय हम सभी मित्र एक साथ होते तो पार्टी करते। बड़ा सुंदर, इस आज के परिवेश में बड़ा अच्छा वाक्य है, क्योंकि सब अलग अलग अपने घरों में बैठे हैं। मैं चाहती हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए ये मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की है। विस्मयवाचक वाक्य है। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जैसे विस्मयवाचक बताते हुए मैंने आपको स्पष्ट किया था। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय, इन सभी भावों की अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है, हमारे सामने आती है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम उद्गारवाचक वाक्य भी है। कई बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप पूछेंगे क्या उद्गारवाचक वाक्य। और विस्मयवाचक वाक्यों की पहचान, इसमें जो शब्द होते हैं ओह, हाय, छी, अरे आदि वाक्य देखकर हम पहचान लेते हैं। और इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार से होता है। अरे कितना विशाल मैदान, हाय राम इतना बड़ा सांप, वाह कितने सुंदर फूल, तरह तरह के वाक्य। छी, बहुत बदबू है, गंदगी का एहसास हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम आता है संकेतवाचक, संदेहवाचक, सॉरी, 7वें पर संदेहवाचक और 8वें पर संकेतवाचक। संदेहवाचक वाक्य में जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में डाउट होता है, संदेह होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः राम दिल्ली पहुंच चुका होगा, शायद आज हमें कोरोना के ठीक होने की अधिक संख्या की सूचना मिलेगी, बीमारों की सूचना शायद आज ना मिले। ईश्वर करे सब स्वस्थ रहे। माता जी खाना पका चुकी होंगी, पक्का नहीं पता है, हो सकता है दीपक बुझ गया हो सकता है, शायद, संभवतः, इन शब्दों से हम संदेहवाचक वाक्य को पहचान सकते हैं। और अंतिम आता है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आश्रित होता है, निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें कार्य पूरा होने के लिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि शर्त सी लगी होती है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि वर्षा अच्छी होती तो इस बार फसल बहुत अच्छी होती। यदि डॉक्टर समय पर आ जाते
तो मरीज की जान बच जाती। हालांकि आज के हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स ही हैं, यहां तक कि रिश्तेदार अपने भी पास नहीं लगते। डॉक्टर, नर्सेज वही कोरोना वॉरियर्स हैं। उन्हें भी हमें धन्यवाद और प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं और इसके बाद आता है वाक्य रूपांतरण यानी परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, इससे हमें नकारात्मक में बनाना है, विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है। इससे हमें प्रश्नवाचक में बनाना है, क्या विद्यार्थी पढ़ रहा है। हो सकता, सॉरी, काश विद्यार्थी पढ़ रहा होता। आज्ञावाचक, विद्यार्थी यानी छात्रों तुम पढ़ने बैठ जाओ। विस्मयवाचक, अरे ये तो अभी तक पढ़ने ही नहीं बैठा। संदेहवाचक, शायद विद्यार्थियों ने अपना कार्य पूरा कर लिया होगा। और संकेतवाचक, यदि विद्यार्थी समय से अपनी पढ़ाई पूरी करते तो निश्चय ही उन्हें सफलता मिलती। तो स्टूडेंट्स, इस अंक में आज मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड-19 के प्रिकॉशंस का पालन कीजिए। धन्यवाद।